हम बोलते हैं कि लद्दाख वैली का एक्सटेंशन, नेचुरली दैट्स द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख वैली। यहाँ पे लद्दाख, काराकोरम और जंस्कार तीनों रेंजेस यहीं पे आते हैं अक्साई चिन में। क्योंकि इसमें द थिंग इज ऑब्वियसली द चैंपियन ओवर एयर इज चाइना, तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। और कुदरत की मार भी ऐसी है कि सारे रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मेटल्स को, ये लेंथेनाइट सब चाइना में पड़े हुए हैं। ये तो जब हम इंडियन ओशन रीजन डिस्कस करे थे हमने बहुत सारा लिखा था उस पर, तो बस वही सारा आप चेप दीजिएगा कि हम वी आर हैविंग ग्रुपिंग्स, वी आर डेवलपिंग आर इकोनॉमिक प्रेजेंस, वी आर डेवलपिंग आर नेवल प्रेजेंस, वी आर हैविंग लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट, फिर हम नेवल एक्सरसाइजेज इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बना के बोलते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, वी आर इंगेजिंग विद डिफरेंट कंट्रीज ओवर देयर। इससे वी आर इंश्योरिंग आर मैरीटाइम प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। और ये चाइनीज डोमिनेंस इंडो पैसिफिक में ना हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर नहीं है कि किसी के पास चाय है, किसी के पास चाय पत्ती है, किसी के पास दूध है तो सब इंडिपेंडेंट है, सबके पास दूध ही है। मतलब सब एक ही जैसी इकोनॉमी, एक जैसी ज्योग्राफी है, तो एक जैसा प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई इकोनॉमिक लिंक बना सके हम किसी में। रीजन वाई चाइना पे तो डिपेंडेंट है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। किसी के पास, सबके पास कुछ नहीं है, चाइना के पास सब कुछ है तो सब चाइना उसको दे रहा है। ये इकोनॉमिक ट्रेड कर सकते हैं एक्सपोर्ट, मतलब इतनी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है नहीं। एक्सपोर्ट उसी को करेंगे जिसकी परचेजिंग पावर डिसेंट होती है। हाँ मतलब फैक्ट है ये, फ्यूचर मार्केट बोल सकते हैं आप उसको, पोटेंशियल है उसमें, टैप कर सकते हैं हम, इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ। एक्सपोर्ट ट्रेड तो वहाँ करेंगे जो खरीद सके। इनिशियली 50 से 47 या 50 से 62 तक तो हमारा एकदम आइडियलिज्म वाला फेज था। सो हम पूरा डी कॉलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो, ये हो, तो उसके लिए वी वर द चैंपियन ओवर देयर। हम यूएन में भी हर तरह का कंट्रीब्यूशन करते थे। इसमें भी एक ये भी है इसमें कि जैसे ही बाकी नेशंस में होता है कि पहले हमने किसी के साथ रिश्ता बनाया तो उसके बाद वहाँ पे ट्रेड फॉलो करता है, मतलब पहले फ्लैग जाता है उसके बाद ट्रेड जाता है। बट अफ्रीका में एक एक्सेप्शन है, इसमें लैटिन अमेरिका में भी सेम एक्सेप्शन है कि फ्लैग बहुत बाद में गया। फ्लैग मतलब मोदी जी बहुत बाद में गए, वहाँ पे ट्रेड पहले शुरू हो गया था। हमने वो इश्यूज लिखे थे ना लास्ट में सारे। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें बस थोड़ा सा बॉर्डर पे और लिख देते हैं, बॉर्डर इश्यूज। बॉर्डर, हाँ ठीक है, बॉर्डर ही लिख लेते हैं। एक वेस्टर्न साइड में, सेंट्रल और ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न मतलब वो लद्दाख वाला, तो वो पूरा एक्साई चिन वाला जो है, एक्साई चिन, दिस इज डिस्प्यूटेड। सेंट्रल वाला तो ओके ही है, और ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पे उसकी बॉर्डर लगती है, दिस इज डिस्प्यूटेड। क्या मानेंगे कि चलेंगे सर बॉर्डर जो हमारा अरुणाचल अभी तो फिलहाल एलएसी से हटाया है फोर्सेस, पर क्या मानेंगे चले सर? किस वाले को? आर्मी को हटाया ना, चाइना और इंडिया दोनों ने एलओसी से, एलएसी, हाँ हाँ, उसको क्या मानेंगे चले? वो अभी भी वो अनसर्टेन है क्या? नहीं तो अभी तो उसने मान लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया उसने, विड्रॉ कर लिया, तो बॉर्डर रिस्पेक्ट कर लिया अभी उसने। कभी भी हाँ, तो अनप्रेडिक्टेबल तो भाई वो। देन इसमें दो लाइंस है हमारे पास, क्या कह रहे हो? बट फिर भी अभी तो अल्टीमेट वही डिसीजन है सर, मतलब उसको अभी यही मान के चले कि वो अभी डिस्प्यूटेड नहीं है, मतलब बॉर्डर नहीं, एलएसी जो है वो डिस्प्यूटेड लाइन है पहली खुद ही ना। एलएसी तो वो है ना, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर तो ऐसे है, एलएसी ये वाली है। नहीं, पर उन्होंने अगर ये किया है डिप्लोमेटिक टॉक्स होने के बाद जो हटाया, मतलब हाँ मतलब अभी कह रहे तो हम ये कह सकते हैं ना कि कम से कम वो एलएसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। एलएसी तो खुद ही डिस्प्यूटेड है ना, हमारा तो ये एक्साई चिन भी हमारा ही है, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर तो ये है। जॉनसन और मैकडोनल्ड लाइन दो लाइन थी। अरे वाह। सो जॉनसन लाइन में एक्साई चिन वाज पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें एक्साई चिन वाज पार्ट ऑफ चाइना। जो ब्रिटिशर्स हमेशा करते हैं, मल्टीपल ट्रीटी साइन करके चले गए। और यहाँ पे तो एक ही लाइन है, मैकमोहन लाइन। और आपका 2 घंटे की इन्वायरमेंट भी शुरू हो गया ना। चलो अब वो नहीं रहा ना आपका कि 2 घंटे के ट्रेवल में 2 घंटे की क्लास हो रही है। ठीक है, आगे लिखते हैं फिर।
जो ये अक्साई चिनाई तिब्बतन प्लेट्यू का तो नहीं, वो चाइना वाला कहते हैं तिब्बतन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। आपको ज्योग्राफी तो हो गया होगा ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हमारे ट्रांस हिमालयज है और जो हमारा लद्दाख वैली है, हम बोलते हैं कि लद्दाख वैली का एक्सटेंशन, नेचुरली दैट्स एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख वैली। यहाँ पे लद्दाख, काराकोरम और जंस्कार तीनों रेंजेस यहीं पे आते हैं अक्साई चिन में। हाँ बिल्कुल सूखे पहाड़ है वहाँ पे, एकदम जैसे नंगे पर्वत जैसे हैं, एक पत्ता भी नहीं मिलता। एक कोल्ड डेजर्ट है ना पूरा लद्दाख, एंड वो इनहेबिटेड, मतलब वो अनइनहेबिटेड है, कोई रहता नहीं है वहाँ पे। इट्स टफ। तिब्बत में रहते हैं, बहुत बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। अक्साई चिन में कोई नहीं रहता, खाली जगह है वहाँ। एग्रीकल्चर में कुछ स्कोप ही नहीं है किसी चीज़ का। किनको? हमको चाहिए। ये कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अक्साई चिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ से शाक्सगाम वैली भी उसको मिला है, तो इन फ्यूचर दे कैन हैव कंप्लीट कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यहाँ पे सिंगचांग प्रोविंस है, यहाँ पे तिब्बत इज देयर। टू हैव कनेक्टिविटी बिटवीन सिंगसियांग एंड तिब्बत ऑल्सो दे नीड अक्साई चिन। अक्साई चिन में इंपॉर्टेंट पासेज आते हैं जिससे कि वो ट्रांस हिमालयस क्रॉस कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। वो पार्लियामेंट में किसी ने बोला था ना कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ उगता नहीं है। किसी ने नहीं, शायद किसी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था, हमारे पार्लियामेंट में बोला था अक्साई 62 के बाद अक्साई चिन कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ कुछ उगता नहीं है। तो हमारे किसी ने कुछ बोल दिया था, तो बड़े किसी दैट्स फेमस लाइन इज देयर, किसी एमपी ने बोला ऐसे तो मेरे सर पे बाल भी नहीं है तो क्या अपना सर भी दे दो किसी को। तो मतलब वो कह रहा था कि सारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी। हाँ, सो 2 पंक्तियाँ लिखते हैं इसके लिए। दिस इज uninhabited area, इज मतलब अक्साई चिन इज uninhabited area but it provides all weather connectivity and access to passes. But it provides all weather connectivity and access to passes. All weather connectivity and access to passes. ब्रैकेट में लिखना है तो इट कनेक्ट्स जिंगसियांग प्रोविंस। यार स्पेलिंग नहीं पता मुझे उसकी, गूगल करते हैं। तो नाम ऐसे हैं इनके, जिंगजियांग। It connects Xinjiang province with Tibet province. And its passes provide access to Afghanistan and Central Asia. Afghanistan and Central Asia. इट्स अ पार्ट ऑफ, वही लिख रहे हैं अक्साई चिन वाला। अभी हम ये पूरा वेस्टर्न साइड का ही लिख रहे हैं अभी। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज एंड लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख गए आप लोग? कोई बात नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज एंड लद्दाख प्लेट्यू। Trans Himalayas and Ladakh Plateau, but China consider it as a part of extension of Tibet Plateau. Tibet Plateau. China considers this a part of extension of Tibet Plateau. सेंटर तो डाल सकते हैं सर लगा। हाँ? एग्जाम के लिए सेंटर डाल सकते हैं लगा। हाँ डाल दो, घूमने चले जाना फिर। उसी बहाने। अच्छा प्रीलिम्स होगा तो बढ़िया से घूमना फिर। देन नेक्स्ट इज ईस्टर्न सेक्टर। सेंटर में कोई अभी दिक्कत नहीं है, बाय गॉड ग्रेस, पता नहीं कब तक शांत रहेगा वो। सेंटर मतलब ये उत्तराखंड से लेके सिक्किम वाले एरिया में अभी नहीं है उसमें कुछ भी, तो ही इज रिस्पेक्टिंग बॉर्डर ओवर देयर। द नेक्स्ट इज ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। वो तो चाइना अपना ही प्रोविंस समझ रहा है। China does not accept
चाइना डज नॉट एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन। वो कहता है जिन्होंने साइन किया था वो तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव थे, वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। ये 1920s में साइन हुआ है, तो ब्रिटिश इंडिया था इंडिया के साइड से, वहाँ से तिब्बत रिप्रेजेंट, ऐसा वो कहता है कि तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव थे और ये तिब्बत नहीं है, ये चाइना है, तो वो नहीं रिस्पेक्ट ही नहीं करता इसको। बाकी तो आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में ओनली आसाम इज प्लेन एरिया, बाकी सब पहाड़ी इलाका है, पूरा नॉर्थ ईस्ट इज अ पहाड़ी इलाका। एंड अरुणाचल इज इम्पॉर्टेंट, तो क्या हमारा पार्ट है, ये थोड़ी बोलेंगे इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो अरुणाचल में तवांग इज प्लेन एरिया, बाकी पूरा अरुणाचल इज पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी है। और उसमें दिस आपने पढ़ा होगा सिहांग रिवर इज देयर, फिर सिहांग से वो दिबांग उसमें मिलती है, लोहित मिलती है, देन इवेंचुअली इट बिकम ब्रह्मपुत्रा असम में बोलते हैं उसको। असम में धुबरी है शहर, वहाँ से उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, पहले उसको सिहांग बोलते हैं। ये पागल लोग उसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं। तो सिहांग यारलुंग सांगपो सब सेम है। हम सिहांग रिवर पे बना रहे हैं डैम, जस्ट अरुणाचल उस पे, और वो जस्ट अरुणाचल से ऊपर बना रहे हैं। बाकी तो फिर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्वियसली अरुणाचल का सबसे ज़्यादा अरुणाचल में। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है दैट्स क्यूमुलेटिवली 20% ऑफ इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये रिपोर्ट पढ़ा था, सच है कि झूठ है सर? 80% ऑफ वाटर शेयर हमारे पास अरुणाचल को है, ऐसा ये कैसे? 80% ऑफ ये ब्रह्मपुत्र है या वो जो सिहांग, हाँ उधर से आ रहा है सर? हाँ हाँ 80% हमारे पास शेयर है, ऐसा कुछ शेयर है मतलब पता नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो गया मैं इससे देख के। शेयर के किसको पानी शेयर? का like, जितना भी इंडिया में से हमारे पास ज्यादा शेयर है उस तरफ। मतलब बोल रहे हैं गंगा और हाँ। जितने भी रिवर सिस्टम है उसमें से सबसे ज़्यादा 20% आसम का, उसका अरुणाचल। ऐसा कुछ। फ्रेश वाटर शेयर हाँ इंडिया का हाँ 20% अरुणाचल में। 80% मैंने हाँ 80% यार, ये तो वही तो। 2 बार पढ़ो तो खुद ही फील आ जाएगा ना। हाँ सो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हाँ एंड इंडिया का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 20% नॉर्थ ईस्ट में। 20% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और मतलब उसमें भी मैक्सिमम अरुणाचल में होता क्या है कि जो आपने पढ़ा होगा, अच्छा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा आपने, तो ब्रह्मपुत्र जो है जो ऊपर यारलुंग सांगपो में उसका एवरेज जो हाइट है जिस पे वो बह रही है दैट इज ऑलमोस्ट कितना होगा, 4000 मीटर है, 4000 मीटर, मतलब वो 4500 मीटर पे बहती है, 4 किलोमीटर है उसकी ऑल्टीट्यूड। फिर वो सडनली अरुणाचल प्रदेश में 2500 मीटर पे आती है। मतलब वो जो है ना वो सिंटैक्शियल बेंड, वो जो उसका एकदम जो मुड़ रही है वो तिब्बत प्लेट्यू पे, तो वो करीब 1500 मीटर पानी नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर के तिब्बत प्लेट्यू से नीचे आ रहा है। अब इमेजिन कर सकते हो कोई पानी 1.5 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो उसकी फोर्स कितनी ज़्यादा होगी। तो यूथफुल स्टेज में भी एकदम हाई पीक यूथफुल स्टेज पे होता है, तो इसलिए वहीं पे टैप करने के लिए मतलब इसमें पोटेंशियल इज एक्सट्रीमली है अरुणाचल में। और अरुणाचल इज कम्प्लीटली हिली, आपने पूरा वो पढ़ा होगा, ईस्टर्न हिमालयज है वहाँ पे, फिर वो दम्पा बम्पा बहुत सारे वहाँ पे वो हैं। यस, देन द नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन बाय इंडिया। अब हमारा कोई कॉपरेशन रहा नहीं चाइना के साथ, तो वो सब लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं टू काउंटर चाइना। एंड द थिंग वो कल भी बोला था, हम एक्सप्लिसिटली ना बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली हम कुछ कर सकते हैं। जैसे बाकी लोगों के साथ वी हैव एक्सप्लिसिट थिंग कि हम उसका ये चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज कर। चाइना को मतलब बोलना भी हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। द फैक्ट ऑफ द मैटर, द फैक्ट इज, कल जैसे बोला था कि हाँ अगर हमारा इस पे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई तो कर सकते हैं। हाँ, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी मतलब हर तरह की डिपेंडेंसी हमारी उस पर। उसके बाद भी चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि वी शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर, और भी चीज़ें हैं, तो बोलेंगे तो कभी भी नहीं। जैसे हम क्वाड को कभी भी एक ऐसे मिलिट्री अलायंस है वो सब मेजरली इसलिए नहीं दिखा रहे, और उसको एंटी चाइना इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि चाइना फिर हॉस्टाइल होगा हमसे। हमने बोला था कि जैसे एफडीआई हमने ब्लॉक कर दी, अब चाइनीज़ एफडीआई आती है तो वो रेगुलेटेड रूट से आती है, तो हम उतना भी नहीं बोल सकते कि चाइनीज़ एफडीआई रेगुलेटेड रूट से आती है। हमको बोलना पड़ा कि सारे जो इंडियन बॉर्डर्स हैं उस सारी कंट्रीज़ की एफडीआई जो है रेगुलेटेड रूट से आएगी। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ रिस्ट्रेन दैट वी हैव टू फॉलो विद चाइना। तो हम एक्सप्लिसिटली कोई स्टेप नहीं लिया, हम ऐसे बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मिलिट्री के लिए तो अपने इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारा लिखा था, वो सारा आप चेप सकते हैं इसमें कि हम इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं जस्ट टू इंश्योर चाइनीज प्रेजेंस रेगुलेटेड हो। फिर उसके बाद हमने वो सब भी लिखा था कि मेडागास्कर में इधर उधर हमारे कौन कौन से आइलैंड्स हैं, वो तो आप यहाँ हमेशा चेप सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें लिखते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। आए नहीं आपका दोस्त? सर तो लास्ट पर इतना देर था जब मैं करूँगा। अच्छा आज आप जल्दी आ गए। कल वो बोल रहा था ना 1 ट्रिलियन, वो बहुत ज़्यादा बोल दिया था उसने। टोटल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाइना और यूएसए का होता है वो 800 साढ़े 800 बिलियन डॉलर्स का है मिला के, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। उसने बोला था 1 ट्रिलियन का डेफिसिट होता है, बहुत ज़्यादा है। स्टडी IQ वाले सर हैं तो उनकी वीडियो से उन्होंने बताया था डाटा भी तो उसमें से देख के बताया। देखो वो तो मैं हमेशा ही बोलूँगा, वो जो क्या नाम है उनका, इमराना को भी मैंने बोला था, आप अगर कहीं से भी थोड़ा देख रहे हैं तो सोर्सेज को आप मतलब देख लीजिए, आप जिनसे सुन रहे हो जिससे उनके फैक्ट्स कितने सही हैं। मतलब वीडियो की मेन हेडिंग ही है इसमें। हाँ मतलब अभी आपने यूट्यूब में ये ऐसे ये फ्लैशी हेडिंग्स ये सब क्लिक बेट ज़्यादा होते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे ओपन सोर्स कहीं से चीज़ें ले रहे हो, फ्री में कहीं से ले रहे हो, तो देख लो कहीं आप ही वो कमोडिटी ना बन जाओ उसमें। यूपीएससी रैंक में झूठ बोलते हैं, कितने लोगों का हर चीज में 1 मतलब रैंक में झूठ बोलते हैं। हाँ मतलब यार मार्केटिंग है, दुनिया है, तो सोर्सेज के लिए भी वेरी वेरी केयरफुल से ब्लाइंडली मत किसी को फॉलो कीजिए। गूगल करिए, USTR की साइट खोलिए, यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो हर साल बताते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंट क्या कितना चल रहा है। 1 ट्रिलियन खुद ही सोचो यार, $1 ट्रिलियन ट्रेड डेफिसिट, मर जाएगा यूएस इतना होगा तो, पागल हो जाएगा ट्रम्प। हाँ, सो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, सो राइट डाउन इंडिया इज एक्सपैंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग India, it's expanding its manufacturing by investing in critical technologies. आजकल नया वर्ड निकला, ये बज़वर्ड है नया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। फिर एक क्रिटिकल मिनरल भी आ गए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए होते हैं। जब हाई एंड सेमीकंडक्टर्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर्स, ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड क्या लिखा, बस इतने लिखा ना, सो ब्रैकेट में लिख लेना। ऐसे तो बहुत सारा है, थोड़ा बहुत ही लिखते हैं। क्वाड न्यू एंड ऐसे वी आर डूइंग 10,000 स्टेप्स, मोटे मोटे जितने हो सकेंगे हम लिखेंगे। सो MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये MEA ने इसलिए बनाया क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। हमारा कैपेसिटी उतनी नहीं कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी खुद सेल्फ डेवलप कर पाएँ, इंडिजिनसली बना पाएँ। सो इसलिए MEA ने बनाया, ये नेस्ट करके बनाया उन्होंने। ये नेस्ट एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया MEA में कि वो सिर्फ इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखेगा न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में। और जो क्रिटिकल मिनरल्स बोल रहे थे, तो उसके लिए वी हैव साइन US लेड क्या बोलते हैं उसको, MSP, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये फुल फॉर्म होता है ना MSP का। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इससे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जो क्रिटिकल मिनरल्स होंगे, वी कैन सिक्योर दीज थिंग्स। इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, इंडिया हैज़ ज्वाइंड, पिछले साल ही ज्वाइन किया, 2023 में ज्वाइन किया था ये, 23 में, 2 साल पहले हमने इसको ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि इसमें द थिंग इज ऑब्वियसली द चैंपियन ओवर एयर इज चाइना, तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। और कुदरत की मार भी ऐसी है कि सारे रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मेटल्स को, ये लेंथेनाइट सब चाइना में पड़े हुए हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट, हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, और खोदने में भी वो एक्सपर्ट है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सब उसी के पास है। तो बस हम सब चाइना पे डिपेंडेंट है, तो चाइना के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अभी भी हम मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से करते हैं इन सब चीज़ों का। सर वो
रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल? क्या मिनरल? नहीं मतलब वो इतना इतना तो नहीं कर पाएंगे सर एक्सप्लोइट, टेक्नोलॉजी मतलब मिनरल्स को कितने समय तक कर पाएंगे? नहीं नहीं, बहुत होता है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोयले की तरह निकाला जला दिया, उसमें उतना यूज उसका कम ही होता है। मिनरल तो रिन्यूएबल कैसे होगा खोद के पत्थरों में से? मैंने उस सेंस में पूछा है, तो इतना खोदेंगे तो एक्सप्लोइट नहीं होगा। देन द नेक्स्ट, इसी में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या लिखा, क्या अभी तक हमने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ही लिखा ना इसमें। इकोनॉमिक देन इसमें नेक्स्ट राइट डाउन, वी आर इम्प्रूविंग आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। Domestic manufacturing capacity in semiconductors, solar manufacturing, solar manufacturing, API. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी मेडिसिन बनाने के उसका जो एक्टिव रिएजेंट होता है, जो तो वो भी जो है हम चाइना से ही लेते हैं। मतलब ऐसे तो हम फार्मा चैंपियन है, बट जो उसका कोर रिएजेंट होता है, एक्टिव रिएजेंट, जिसके एक तो कैटलिस्ट होता है, एक बेस होता है, बाकी जो रिएजेंट होता है, जो एक्टिव सॉल्ट रिएजेंट है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। 80% ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है उसका एपीआई हम चाइना से ले रहे हैं, 80%। मतलब इनडायरेक्टली फार्मा कंपनी भी हमारी चाइनीज डिपेंडेंट है। हम फार्मा चैंपियन है वर्ल्ड के। जेनरिक दवाइयाँ पेटेंट वाले हम नहीं बना पाते। पेटेंट वाला मतलब रिसर्च करके खुद की बनाई, रिसर्च करके कोई बनाएगा, उसका 20 साल बाद पेटेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम बनाते हैं। तो जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स के हम चैंपियन हैं। क्या क्या लिखा? बीटाडीन का सप्लाडीन, सोलर हाँ जैसे बीटाडीन की जगह सप्लाडीन बने। हाँ हाँ हाँ, उस तरह से नाम बदल देते हैं बस हम फिर। सोलर मैन्युफैक्चरिंग, अरे बहुत कुछ लिखा था यार। सोलर सेमीकंडक्टर्स, हाँ सेमीकंडक्टर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई लिखा है। एपीआई ब्रैकेट में फार्मास्यूटिकल्स लिखे ना। एपीआई मतलब फार्मास्यूटिकल्स। इलेक्ट्रॉनिक आई क्या है? इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट। इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका इकोनॉमिक्स हो गया ना, तो ये सब नहीं हुआ। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। सर ने हमको मेनली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। मेंस का बोला था कि जो आता रेगुलेटर उसमें ऐड करते रहना, प्री के लिए सफिशिएंट था। मतलब हाफ मंथ में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली थी मैंने। पूरी इकोनॉमिक्स? मींस वो सारी लैंग्वेज। वो भी लास्ट ईयर जैन में हो गई थी। अच्छा, उससे ज़्यादा तो मायार पढ़ रहे हैं। हाँ क्या लिखा उसमें? हाँ तो इतना है, फार्मास्यूटिकल्स का वी आर द चैंपियन। मतलब बाय वॉल्यूम हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हम सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। जेनरिक वाले, जेनरिक मतलब जिससे पेटेंट नहीं होता। पेटेंटेड वाले ऑब्वियसली यूएस बनाता है। हाँ तो क्या लिखा क्या था, मैं भूल गया फिर से। एपीआई, बस एपीआई तक लिखा क्या? फार्मास्यूटिकल। हाँ, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रू पीएलआई स्कीम। 2-4 स्कीमों के नाम लिख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, ये तो सुना होगा आपने, पीएलआई स्कीम। देन उसके बाद नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, और तीसरा है टैक्स रिबेट्स, आत्मनिर्भर भारत, increasing FDI, इसी में ये लिखना है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, वी आर फोस्टरिंग पार्टनरशिप्स विद
Japan, South Korea and EU. We are fostering partnership with Japan, South Korea and EU for technology transfer, and investment in critical sectors. नेक्स्ट पॉइंट इसी में अभी ये लिख रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी, which are WTO compliant, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग आवर MSME सेक्टर, इसलिए मैंने इकोनॉमी पूछा है, तो इकोनॉमिक्स का ही ज़्यादा लिख रहे हैं हम इसमें. स्ट्रेंथनिंग आवर MSME सेक्टर एंड लोकल सप्लाई चेन्स. द सेकेंड पॉइंट अब strategic military interventions. इसमें फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, improving our military border infrastructure, enhancing our weapon technologies, securing our critical information infrastructure. ये कीवर्ड है CII, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिकॉग्नाइज कीवर्ड है. मतलब ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं. हमारा बैंकिंग सिस्टम हो गया पूरा, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया, या हमारा रेलवे नेटवर्क हो गया, या हमारा टेलीकॉम नेटवर्क हो गया जो डिजिटल है, कि अगर उसको किसी तरह का साइबर अटैक हुआ तो फिर एक नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा वो. और चाइना इज़ वेरी फेमस फॉर साइबर अटैक्स. कल हमने वो साइबर अटैक ने लिखा, हाँ साइबर अटैक बहुत करता है चाइना. आपने रोज सुना होगा कि आज इस ग्रिड में अटैक कर दिया, कल स्टॉक एक्सचेंज में अटैक कर दिया, फिर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अटैक कर दिया, कि एक दिन वो एम्स ही बंद कर दिया था. एम्स दिल्ली का उन्होंने पूरा OPD सिस्टम बंद हो गया था. एक दिन नहीं 2 हफ्ते तक वो बंद रहा था, फिर रजिस्टर पे सब कर दिया हमने. तो वो अटैक्स में इट्स वेरी इनफेमस. एक बार हुआ था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये BSE या NSE में किसी पे एक दिन में शायद 200 या 300 अटैक हुए थे, साइबर अटैक्स. फिर उसको शायद 4 बजे के बाद, 4 बजे तक ट्रेडिंग होती है, उसके बाद से उसको फिर बंद किया था उस शाम को. और न्यूक्लियर पे तो करता रहता है, जितने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं सब पे साइबर अटैक होते हैं. तो हमको एक ये करना है. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मिलिट्री में, we are increasing our logistic sharing agreements, joint military exercises, लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. इससे आपको एग्जाम्पल लिखना है तो लाइक मालाबार एक्सरसाइज,
and developing strategic partnerships, military partnerships. In Indo-Pacific. लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट तो वही मतलब मिलिट्री लेवल पे एक दूसरे की जो मिलिट्री वेपन्स हैं, एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी, एक दूसरे का जो एसओपीज हैं, वो हमने एक तरह से अलाइन कर दिया कि कल को इंडो पैसिफिक में अगर हमको साथ में इंगेज करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे हमारा और फ्रांस की टेक्नोलॉजी में थोड़ा फ़र्क है, हमारे रशियन टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस अपना खुद का या यूएस का यूज़ करता है, और हमारे एसओपीज डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, तो इसलिए हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। कल को अगर इंडो पैसिफिक में साथ में किसी तरह का हमको HADR करना पड़े या चाइना से लड़ना पड़े तो किसी तरह की दिक्कत ना आए। अलग अलग नेवीज अलग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए एक हम जॉइंट लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स, और जो लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट भी इसलिए होते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी इसलिए होती हैं कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, लॉजिस्टिक मतलब अब जैसे मिलिट्री हमारा कोई शिप जा रहा है तो फ्रांस के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं यहाँ पे, तो इंडोनेशियन में हम जो है उसके फ्रांस के बेस में भी अपना जो RMO कर सकते हैं, मतलब मेंटेनेंस वो सब देख सकते हैं इंडियन नेवी का। तो उससे होगा क्या, इंडियन नेवी की रीच बढ़ जाएगी। एक शिप जैसे 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक शिप में पानी में रह सकता है, फिर उसको मेंटेनेंस के लिए वापस आना पड़ता है। अगर इंडियन ओशन में ही फ्रांस का कोई एक वाटर बेस है, एक नेवल बेस है जो हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस, तो 2 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते 5 हफ्ते रह सकते हैं वहाँ पे, तो हमारी रीच, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी उससे। सो हमने बहुत सारे लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किए। द नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल लीडरशिप एनहांसमेंट। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करने के लिए वी आर टेकिंग लीडरशिप रोल इन द रीजन। बहुत सारी हमने ऑर्गेनाइजेशंस ये वो बनाई, हम लीड करते हैं, हम अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सागर ये सब बोलते हैं, हम डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेते हैं, हम गुजरात डॉक्ट्रिन में खुल के पैसा भी देते हैं, ग्रांट भी देते हैं, सब डेवलप करते हैं जस्ट टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और चाइनीज BRI को काउंटर करने के लिए। BRI को काउंटर करना तो मुश्किल है, कम से कम एक लीडरशिप रोल तो हम ले सकते हैं। बताइए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं रीजनली जिसमें चाइना ना हो? सारी डिस्कस कर चुके हैं हम। सार्क तो बंद हो गया, बिम्स्टेक, अरे बताओ यार, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल लेवल पे हम, यार ऐसा मत करो। IORA, IONS सब तो पढ़ा था हमने। IONS, मेकोंग गंगा भी है। हाँ? मतलब इंटरनेशनल पुलिस से कनेक्ट करने के लिए जो है वो भी रीजनल लीडरशिप के लिए। नहीं नहीं, अरे वो तो कानूनी चीज़ है पूरी, उसमें तो पूरी दुनिया की पुलिसिंग है, वो रीजनल लीडर, उसमें हमारी लीडरशिप थोड़ी है। एंड देन उसके बाद आपको अगर बोलना है तो एशियान के साथ, इंडिया एशियान कोऑपरेशन डोमिनेट कर रहा है, ऐसे तो इन सब में डोमिनेट कर रहा है, बट ये हमने कोऑपरेशन बनाया जिसमें चाइना नहीं है, जिसके थ्रू हम अपना लीडरशिप कर सकें। एशियान के साथ इंडिया के रिलेशंस के लिए यूएस ने बहुत सपोर्ट किया। यूएस के कोर अलाइज हैं सारे एशियान वाले भी, तो यूएस ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि यूएस डायरेक्टली साउथ वहाँ पे मतलब इंडो पैसिफिक में आना उतना पॉसिबल नहीं है, तो उसने एक अपना अलाई भेज दिया। हम इंडिया इज एन अलाई भी नहीं है, हम एक बैलेंसिंग पावर जैसे हैं, हम एक बीच के ब्रिज जैसे हैं, लीवरेज करने के लिए यूज़ करते हैं वो लोग हमें, बट हमको तो ठीक है, हमको एशियान के साथ रिलेशन बनाना था तो यूएस ने पुश किया। अफ्रीकन यूनियन के साथ, इंडिया अफ्रीकन यूनियन, और अगर आपको लिखना है इसमें BBIN इनिशिएटिव्स, अगर लिखना है तो सार्क लिख लीजिए, बट सार्क का अल्टरनेटिव टाइप से यूज हो चुका है बिम्स्टैक। और इसके बाद अगर आपको लिखना है तो सैसेक आप लिख सकते हैं। मतलब ये वो रीजनल लेवल पे ग्रुपिंग्स हैं जिसमें इंडियन लीडरशिप है और इसमें चाइना प्रेजेंट नहीं है, ये वो सारे ग्रुप्स हैं। हमेशा इंडिया को पहले लिखिएगा,
इंडिया एशियन कोऑपरेशन. रीजनल तो नहीं है, बट आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो. ना ये रीजनल है ना ये इंडियन लीडरशिप वाला है. बहुत ज़्यादा. क्वाड ना, क्वाड तो बहुत सिग्निफिकेंट है. इसके लिए 2 पंक्तियां लिख लेते हैं. इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स पार्टनरशिप विद रीजनल कंट्रीज through these initiatives with regional countries through these initiatives and increasing developmental assistance infrastructure development and political cooperation. And political cooperation and political cooperation. Next is diplomatic engagements. चाइना चल रहा है. हाँ, ब्रिक्स, देन SCO, क्वाड. मतलब ब्रिक्स और SCO से वी आर बैलेंसिंग चाइना, एंड क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन से वी आर लीवरेजिंग अगेन. ब्रिक्स और SCO में इंडिया चाइना दोनों है ना, तो वी आर इंगेजिंग विद द चाइना ओवर दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड वी आर बैलेंसिंग चाइना इन द रीजन. और क्वाड तो एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन. क्वाड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्वाड कुछ भी नहीं है अभी, बस 4 लोग बैठे रहते हैं आपस में. एक डायलॉग मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है. वो 4 लोग आके कभी कभी बात कर लेते हैं, बस इतना ही होता है इसमें. तो फ्यूचर में अगर ये कभी इम्बोर्डन हुआ तो क्लियरली इट विल इंश्योर reducing Chinese influence and ensuring rule based order specifically in Indo-Pacific. क्वाड इंडो-पैसिफिक में ही बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वाड में बस 4 कंट्रियां हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA. ना कोई मकसद है इनका, ना कोई विजन है इनकी. बस 4 आए हैं, ना कोई फोरम है, कुछ नहीं है, बस एक डायलॉग मैकेनिज्म है. बस ये एक जो चीज़ हमेशा बोलते हैं, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, वो हमको बड़ा अच्छा लगता है. कम से कम चाइनीज़, मतलब क्लियर है कि चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए ये. तो इसमें 2 पंक्तियाँ लिखे हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में. टू इंगेज विद मल्टीलैटरल फोरम्स लाइक SCO एंड ब्रिक्स, engage in multilateral forums like SCO and BRICS to balance China and have dialogue mechanism with China. And using platforms like Quad to counter Chinese dominance with help of global leaders.
The fifth one is economic leverage. वही मतलब घुमा फिरा के चाइनीज डिपेंडेंस कम करनी इकोनॉमिकली। हम पीएम गति शक्ति आपने सुना होगा कि लॉजिस्टिक्स में हम इंप्रूव करें, अपना प्रोडक्शन में इंप्रूव करें, और एक्सप्लिसिटली वी हैव सेड चाइना प्लस वन पॉलिसी। हम ही एक बहुत बड़े प्रोपोगेटर हैं कि चाइनीज़ हमारा एक बहुत बड़ा इंपोर्ट सोर्स है, हम कहीं और से लेंगे, खुद ही बना लेंगे, और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी वी विल बी टेकिंग सम अदर पीपल एज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए भी वी विल बी एक्सपैंडिंग आर थिंग। जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हम चाइना से ले रहे हैं, या एपीआईज हम चाइना से ले रहे हैं, या फिर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हम चाइना से ले रहे हैं, तो हम वो एक्सपैंड कर लेंगे। तो हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं चाइना प्लस वन पॉलिसी। अब तो पूरी दुनिया बोलती है चाइना प्लस वन पॉलिसी। चाइना प्लस वन मतलब सब चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रखेंगे हम, मतलब कोई भी देश, किसी को कहीं से इंपोर्ट करना है, अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन्स लिंक करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सब चाइना से आ रहा है, कल को वो बंद कर देगा तो फिर हमको चाइना के हिसाब से काम करना पड़ जाए। हम एक्सपैंड करेंगे चाइना के साथ, हम एक दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट रखेंगे, तो वो चाइना प्लस वन पॉलिसी है। सो दो पंक्ति इसके लिए लिखते हैं, डेवलपिंग अल्टरनेट सोर्स फॉर इंपोर्ट्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट सोर्स फॉर इंपोर्ट्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, critical technologies, alternate source for imports, critical technologies, and export destination. Like EU, Southeast Asia and East Asia, and Africa भी। EU, Southeast Asia, East Asia and Africa. EU, Southeast Asia, East Asia and Africa. इसी में नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट एशिया। ईस्ट में वो जापान, साउथ कोरिया, वो वाले लोग। वेस्ट से तो हमारा इंगेजमेंट एनर्जी वाला ही है ज़्यादातर। हाँ, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादा नहीं है उनके, हमारा एनर्जी में ही है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो पेट्रोलियम लेते हैं हम, फिर उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच देते हैं उनको, तो उतना ही करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यूजिंग पीएम गति शक्ति एंड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन से थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट, थोड़ा नहीं काफ़ी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग और पोर्टेंट बनाने के लिए। पीएम गति शक्ति एंड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज इंडियन प्रेजेंस इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, टू इंक्रीज इंडियन प्रेजेंस इन ग्लोबल वैल्यू चेन एंड डीकपलिंग फ्रॉम चाइनीज इकोनॉमी। Decoupling from Chinese economy. And decoupling from Chinese economy. Decoupling मतलब वही, उस पर जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है उसको हटाएं। और फिफ्थ है मैरीटाइम स्ट्रैटेजी इन इंडो पैसिफिक। मैरीटाइम स्ट्रैटेजी इन इंडो पैसिफिक रीजन। ये तो जब हम इंडियन ओशन रीजन डिस्कस करे थे हमने बहुत सारा लिखा था उस पर, तो बस वही सारा आप चेप दीजिएगा कि हम वी आर हैविंग ग्रुपिंग्स, वी आर डेवलपिंग आर इकोनॉमिक प्रेजेंस, वी आर डेवलपिंग आर नेवल प्रेजेंस, वी आर हैविंग लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट, फिर हम नेवल एक्सरसाइजेज इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बना के बोलते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, वी आर इंगेजिंग विद डिफरेंट कंट्रीज ओवर देयर। इससे वी आर इंश्योरिंग आर मैरीटाइम प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, और ये चाइनीज डोमिनेंस इंडो पैसिफिक में ना हो। तो वही वाला सारा पॉइंट्स आप वहाँ पे चेप दीजिए। तो बहुत बड़ा लिखा था हमने, इसमें कुछ नया खास नहीं है। एक आपको लिखना है तो सागरमाला इसके लिए है भी नहीं, उसमें नहीं लिखते सागरमाला।
सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट के लिए है, इंडियन पोर्ट डेवलपमेंट के लिए है वो सागरमाला। सुना होगा ना आपने सागरमाला, जो इंडियन पोर्ट्स हैं उसको डेवलप करेंगे, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो इसमें नहीं इम्पोर्टेंट। तो ये इतनी बीमारी थी चाइना की और ये हम चाइना के लिए कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली तो कुछ खास नहीं कर रहे हम चाइना के लिए, कर नहीं सकते हम। तो इतना ही था हमारा चाइना। द नेक्स्ट इज सार्क में हमने वो नहीं लिखा था, वो लिख लेते हैं। मैरीटाइम पे कुछ नहीं लिखा। वही जो इंडियन ओशन रीजन में हमने बहुत सारा लिखा था, तो वही है इसका भी। ये कल भूल गए थे पूरा इसको लिखना। इसमें हमने सिर्फ फैक्ट्स लिखे थे सार्क के बारे में, कि सार्क इस टाइम बना था, उसके ये थे अचीवमेंट्स। तो देयर आर वेरी फ्यू एंड वेरी फार। अचीवमेंट के नाम पे हमने एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, SAU करके है, एंड उसके बाद एक सार्क डेवलपमेंट फंड है, एक सार्क मिल्क कुछ है, मिल्क फेडरेशन है, एक सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स का कुछ है, एक सार्क सैटेलाइट है, और एक दो और है। मतलब बहुत इधर उधर मिनिस्कल्स कुछ मिला तो मिला, वरना कुछ खास हुआ नहीं सार्क में। ना सार्क का कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई, ना इनके रिलेशंस इंप्रूव हुए, ना ट्रेड इंप्रूव हुआ। समस्या तब आई कि 2012 या 13 में इस्लामाबाद में समिट होना था सार्क का। हमने वो बॉयकॉट किया, तो हमने अपने सारे मित्रों को भी बोला तुम भी बॉयकॉट करो। नेपाल भूटान ने बॉयकॉट कर दिया, बांग्लादेश ने बॉयकॉट कर दिया, फिर वो सार्क समिट हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद से सार्क समिट ही नहीं हुआ है। तो 12, 13, 14 साल हो गए, सार्क का समिट नहीं हुआ, सार्क का कुछ भी नहीं हुआ। तो सार्क एक डिसफंक्शनल सी चीज़ हो गई है। एंड फॉर अस सार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सार्क नहीं तो कम से कम साउथ एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सबसे पहले लिखा था वाई आवर नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उसका रीज़न है कि सार्क फेलियर हो गया। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि एक साइज डिसिमेट्री इज़ देयर, एक बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है साइज़ की। बाकी सब इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू अस। इकोनॉमिकली, मिलिट्री, जियोपॉलिटिकली हमारा इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा बड़ा है। तो एक तरह से वो बिग ब्रदर वाला सिंड्रोम सभी में रहता है। जैसे हमने देखा हमारा श्रीलंका मालदीव्स के साथ भी रिलेशन इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज हमने इंटरफेरेंस किया। नेपाल के साथ ज़बरदस्त इंटरफेरेंस करते हैं, एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो हम कभी अच्छे रिलेशन रखे ही नहीं। एंड बांग्लादेश के साथ भी आजकल रिलेशन ख़राब हो गए, पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो एक सभी में को बिग ब्रदर सिंड्रोम वाला है कि साइज डिस्प्रोपोर्शनेशन इज देयर, कल को ये आके हमें अब्यूज़ करेगा। तो उन लोगों को लगता है कि सार्क इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ही कैन एस्टैब्लिश हिज डोमिनेंस, ये मतलब हम लोग। सो दैट्स वाई एक तरीके से साइज एसिमेट्री की वजह से एक इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों का कि सार्क में जाकर एंगेज करें, ये परमानेंट रहता है। और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक रिडक्टिव नेशनलिज्म जैसा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपने पाकिस्तान को गाली नहीं दी तो आप नेशनलिस्ट नहीं है, तो वो रिडक्टिव नेशनलिज्म होता है। अगर पड़ोसी को गाली नहीं दी तो आप देशभक्त नहीं हो। तो रिडक्टिव नेशनलिज्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेपाल, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन मालदीव्स एंड श्रीलंका। पाकिस्तान तो खैर देश ही नहीं है कोई। तो रिडक्टिव नेशनलिज्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ पाकिस्तान इज़ अ ब्लॉकेड ओवर देयर। सार्क में वो हर चीज़ ब्लॉक कर देता था। अभी भी जब मेरे को याद है कोविड के टाइम प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लेके सार्क में एक छोटी सी मीटिंग कराई थी, कोविड मीटिंग, मेरे को याद है। एक बस ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। अभी के बोलने पे सार्क में बस उतना ही हुआ है कि कोविड में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एम्फसिस हुआ था कि आर रीजनल वैल्यू चेन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा सार्क डिपेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि बोला वही क्लियरली कि ग्लोबल वैल्यू चेन तो बंद हो गई, उनके भरोसे हम नहीं रह सकते, खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे और आपस में हम शेयर वेयर करेंगे। तो मुझे याद है वहाँ पे भी इसका फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तब इमरान खान था शायद, जो भी थे ये, तब वो खुद नहीं आया था। तो उसका जो भी फॉरेन मिनिस्टर आया था उसने यही बोला था, कश्मीर। सार्क मीटिंग हुई जिसमें कोविड, पोस्ट कोविड, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ग्लोबल वैल्यू चेन डिस्कस करना, तो वो वहाँ भी कश्मीर बोल रहा था। तो मतलब उनका काम ही वही है कि उन्होंने एक हर जगह जहाँ भी वो बैठेंगे ब्लॉक ही करना है उसको। इन कारणों से सार्क डिसफंक्शनल है। और फेलियर तो सार्क का ये है कि मीटिंग ही नहीं हुई 12-13 सालों से और कोई अचीवमेंट्स भी नहीं है। सो हमने इवेंचुअली वी वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ सार्क, मतलब कुछ दूसरे अल्टरनेटिव हमने ढूंढने शुरू किए, बिकॉज हमारे लिए तो हमारा नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दिया और हमने बिम्स्टेक बना दिया। तो बिम्स्टेक इज़ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव फॉर सार्क, मतलब काइंड ऑफ हमने नया एक इनिशिएटिव लिया कि कम से कम एक प्रोग्रेसिव कोऑपरेशन तो हो, एक प्रोग्रेसिव कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें हम कुछ कर सकें। एंड बिम्स्टेक इज़ फंक्शनल, बिम्स्टेक में सब काम वाम होता है। देन सिमिलरली हमने छोटे मोटे और बनाए, हमने BBIN वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो सब बनाया। फिर उसके लिए हमने एक सेसेक जो हम बार बार लिख रहे हैं, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐसा कुछ है, उसमें हम ADB के थ्रू, ADB सेक्रेटेरिएट देता है, उससे हम पैसा देंगे और फिर हम डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेंगे इन सभी में, सारे बिम्स्टेक वाले नेशंस में।
तो ये हमने एक तरह से बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव टाइप ढूंढ लिए सार्क के, क्योंकि सार्क काम नहीं कर रहा और इन कारणों से सार्क काम नहीं कर रहा। बट एंड ऑफ द डे होता है, दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार नहीं बदल सकते। पाकिस्तान हैज़ अ 3300 किलोमीटर्स बॉर्डर विद अस, और पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अगर कल को आपको एक सवाल आए कि इज़ इंगेजमेंट विद पाकिस्तान इज़ रिक्वायर्ड और इज़ सार्क रिक्वायर्ड, तो दैट्स रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो मजबूरी है हमारी। किसी के साथ इतना लंबा बॉर्डर लगता है तो फिर हमें रिश्ते बनाने पड़ेंगे, और वो तो उससे ज़्यादा ही बनाने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि दिस टेररिज्म इज़ देयर, ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ देयर। कुछ नहीं होगा तो वो कल को अगर वो भूखे मर गए तो वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन विल हैपन फ्रॉम इंडिया। सो किसी के साथ बॉर्डर लगता है तो वी हैव टू हैव एंगेजमेंट विद देम, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो अल्टरनेटिव, इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि क्या सार्क का अल्टरनेटिव है बिम्स्टेक, अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, पड़ोसियों के साथ इंगेज करना ही पड़ता है, तो आप कभी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अल्टरनेटिव वाला तो कोई स्कोप नहीं है इसमें। बट यस, एक सार्क की डिसफंक्शनल नेचर की वजह से वी हैव टू ड्रिफ्ट टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर ऑप्शंस हमें ढूंढने पड़े। और बिम्स्टेक इज फंक्शनल, बिम्स्टेक बढ़िया चल रहा है। अभी तक बांग्लादेश में उतना कुछ हुआ नहीं, अगर कल को हॉस्टाइल गवर्नमेंट आ गई तो शायद बिम्स्टेक भी, भगवान जाने, फिर जो भी बंद हो जाए। बट अभी तक तो बिम्स्टेक बढ़िया चल रहा है। तो लिखते हैं इसके बारे में, जेनेसिस और फैक्ट्स लिख लिए थे, अचीवमेंट लिख लेते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ सार्क हल्की फुल्की 2-4 हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये इधर ही है, दिल्ली में ही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सार्क डेवलपमेंट फंड, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क सैटेलाइट, 3-4 सैटेलाइट्स आ चुकी हैं। सार्क सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग, मेजरली रिमोट सेंसिंग के लिए है। और ये जो नेविगेशन के लिए तो हमने बोला ही है कि हमारा ये जो नाविक नेविगेशन सिस्टम होगा हम पूरे सार्क को दे देंगे। किस चीज़ को? रिमोट सेंसिंग तो हर चीज़ के लिए होता है। रिमोट सेंसिंग आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज के लिए, लैंड प्लानिंग के लिए, सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया आपको देखना है, बायोडाइवर्सिटी, सब यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग। सार्क सैटेलाइट्स, नेक्स्ट इज सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ये गांधीनगर में है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, देन सार्क मिल्क ग्रिड, सार्क फूड बैंक, हाँ मिल्क ग्रिड, ये शायद अमूल वालों ने बनाया था कि इंडिया एक सरप्लस है क्या इसमें डेयरी सेक्टर में, तो हम आसपास वालों को भी उनका डेयरी सेक्टर, कोऑपरेटिव लेड डेयरी सेक्टर हम उनका इम्प्रूव करेंगे। मिल्क ग्रिड, फूड बैंक। Then next is reason for failures of SARC. रीजन फॉर फेलियर ऑफ सार्क, कहीं ब्रैकेट में लिख लेना 2014 में हुआ था आखिरी समिट, मैंने 12 बोल दिया, वो गलत था। 2014 लास्ट सार्क समिट हैपन, उससे कुछ हुआ नहीं उसके बाद से। इस्लामाबाद में उसके बाद था, वो तो बॉयकॉट हो गया। और एक और आपको लिखना है तो पुअर कनेक्टिविटी और 5% इंट्रा सार्क ट्रेड। %5 इंट्रा सार्क ट्रेड। जैसे EU बना है तो EU तो खैर उसमें तो बॉर्डर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका इंट्रा EU ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होता है, 70% होता है। अब एशियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है या अफ्रीकन यूनियन है, उसमें भी 30-40% तक होता है। मतलब आपस की कंट्रीज आपस में इतना ट्रेड करती हैं। तो वही हम चाह रहे थे कि अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ हो जाए, एक बार अगर ट्रेड होने लग जाता है, पैसा वैसा होने लगता है, तो लड़ाई कम होती है, क्यों जो बिजनेस क्लास है फिर वो लड़ने नहीं देंगे। तो इंट्रा सार्क ट्रेड नहीं है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी प्रॉमिनेंट रीजन। So first is reason for failure में size asymmetry, India accounts for 70% of population
80% of GDP in the SAARC. 70% of population, 80% of GDP in SAARC. Most powerful military and geopolitically, most powerful militarily and geopolitically. This overwhelming presence of India creates a suspicion of hegemony, in the neighboring countries, and may fuel anti-India sentiments. और इसी में कि थोड़ा सा इसी का एक्सटेंशन लोग ये बोलते हैं कि जैसे अफगानिस्तान एंड श्रीलंका इज नॉट रिलेटेड, मालदीव्स एंड बांग्लादेश इज नॉट रिलेटेड, नेपाल एंड पाकिस्तान आर नॉट रिलेटेड. मतलब उनकी ना एथनिसिटी मिलती है, ना उनका कुछ मिलता है, ना कल्चर मिलता है. वी आर रिलेटेड टू एवरी कंट्री इन द SAARC. हमारे श्रीलंका के लिए तमिल भी मिल जाएंगे, मालदीव्स के लिए केरला के मुस्लिम भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया तो एक ही जैसे, नेपाली वाले हिंदू भी मिल जाएंगे, बांग्लादेशी भी मिल जाएंगे, म्यांमार भी मिल जाएंगे, अफगान के पश्तून भी यहाँ पे मिल जाएंगे. सो वी आर द ओनली लिंकिंग पिन इन SAARC. मतलब हम एक सेंट्रल पोजीशन है और हम ही से सारे लोग रिलेटेड हैं. हाँ, तो वो भी उसी तरह देखते हैं कि हमारा तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक यही है जिसका सब जगह रिलेशन है. पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी करके इसको बोलते हैं कि इसका रिलेशन सबसे है तो इसने साग बना रखा है कि इसकी एक हेजेमनी सबके साथ बनी रहे. वरना अफगानिस्तान को कोई मतलब नहीं मालदीव्स में क्या हो रहा है, या पाकिस्तान का कोई फर्क नहीं पड़ता भूटान में क्या हो रहा है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है आपस में. एक लाइन में किसी के साथ इसको भी लिख सकते हैं आप साइज एसिमेट्री में. मोस्ट नेशन ऑफ SAARC only share culture and ethnicity. Most nation in SAARC only share culture and ethnicity. With India. And hence this proximity only affect their relation with India. जब अफगानिस्तान और भूटान का कोई रिश्ता ही नहीं है तो खराब क्या होगा. हाँ वही, मतलब बाउंड्री भी नहीं है. बाउंड्री होती है तभी तो कल्चर मिक्स होता है. हाँ वही, मतलब एक इंडिया ही है और फिर बाकी सब उसी के छोटे छोटे टुकड़े से. द सेकेंड पॉइंट इज रीजन ऑफ फेलियर्स में रिवर्स नेशनलिज्म, रिडक्टिव नेशनलिज्म लिखना हो, ये बढ़िया शब्द है. रिडक्टिव नेशनलिज्म. ये भी प्राइमरीली इसी वजह से है बिकॉज इनका दे हैव ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिया, दे आर कल्चरली, एथनिकली, लैंग्वेज, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज मिक्सिंग विद इंडिया. सो नेचुरली फिर हो जाता है कि एक रिडक्टिव नेशनलिज्म आ ही जाता है. ये एक अजीब सी चीज़ है बट ये नेचुरली होता है कि नेपाल हैज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिया, नेपाल का कल्चर सब कुछ इज रिलेटेड टू इंडिया और साइज एसिमेट्री इज देयर. सो नेचुरली नेपाल बोलेगा कि यार ये कल को जो है ही कैन बी अ थ्रेट टू मी, ही कैन बी थ्रेट टू माई सोवरेनिटी. सो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इसी बेसिस पे आती है कि we'll be moving away from India, we'll be having our strategic decoupling with India. सेम मालदीव्स और श्रीलंका के साथ भी देख रहे हैं. मालदीव्स की तो सरकार ही सिर्फ इंडिया आउट कैंपेन पे जीती है वो. सिमिलरली नेपाल गवर्नमेंट जो जीतते हैं वो जनरली हॉस्टाइल एक एटीट्यूड रखते हैं इंडिया से, तभी वो जीतते हैं.
सो दैट्स प्राइमरीली बिकॉज एक तो हमारा साइज एसिमेट्री है, और ये वाला कि हम इतना ज़्यादा शेयर करते हैं अपना कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी विद दीज नेशंस। रिडक्टिव मतलब वही, अगर हमने पाकिस्तान को गाली नहीं दी तो फिर हम एक अच्छे हिंदू नहीं, अच्छे इंडियन नहीं है, देशभक्त नहीं है, वो रिडक्टिव नेशनलिज्म होता है। इसको 2 पंक्तियां लिख लेते हैं इसके लिए। Being culturally, ethnically, historically, geographically, being culturally, ethnically, historically, and geographically a single unit and borders being created artificially, या आपको हाँ इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर सेंस बनेगा। ये भी आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आर्टिफिशियली बॉर्डर्स बनने का ये भी होता है कि आपकी एग्जिस्टेंस थ्रेट भी रहेगी। अब उनको यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू आर अ सेपरेट नेशन टू योर कंट्री, टू योर दिस थिंग ऑल। अगर कल को ऐसा नहीं हो पाया कि आप इतने ज़्यादा एसिमिलेटेड हो गए इंडिया में, तो देयर आर चांसेस कि इंडिया आपको कल को खा जाएगा। मतलब देयर आर चांसेस कि कल को, हम नहीं करते ऐसे, हम अच्छे लोग हैं, बट ऐसा हो सकता है कि कल को सामने वाला कंट्री आपको अपना ही पार्ट बना ले। सिक्किम इज एन एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। चाइना तो खा ही रहा है, तो सिक्किम आप बोल सकते हो उसका एग्जांपल है। सिक्किम वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम, तो फिर हमने उसको पार्ट बना लिया। तो लोगों के लिए एक वो भी है कि हमारे पास एक यूएसपी होना चाहिए कि हम क्यों अलग है इंडिया से। तो रिडक्टिव नेशनलिज्म कि दे हैव टू असर्ट कि व्हाई दे आर अ सेपरेट नेशन, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी एक रीज़न है कि नेपाल में वेरी स्ट्रॉन्ग, नेपाल में तो खैर हमने काम भी उल्टे सीधे किए हैं, बट नेपाल में ये भी एक रीज़न है कि वाई दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। हाँ ये लिखते हैं, लिख क्या रहे थे हम? हाँ, borders being created artificially. The region naturally suffers from reductive nationalism. Naturally suffers from reductive nationalism. The region naturally suffers from reductive nationalism, and country need to assert its distinctiveness. And country need to assert its distinctiveness. Assert its distinctiveness. Assert its distinctiveness to justify its nationhood. Assert its distinctiveness to justify its nationhood. To justify its nationhood. The next point, Pakistan's blockade. Pakistan's blockade. हर चीज़ ब्लॉक कर रहा है वो इसमें। इसमें तो क्या लिखना, वो मतलब जो भी होता है उसमें पाकिस्तान इज अपोजिंग एवरीथिंग। मतलब कुछ भी बात करने आ जाओ कश्मीरी बोलेगा, उसको और कुछ नहीं आता। Then next point, lower economic dependence and complementary nature. Dependence and complementary nature. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर नहीं है कि किसी के पास चाय है, किसी के पास चाय पत्ती है, किसी के पास दूध है तो सब इंडिपेंडेंट है, सबके पास दूध ही है। मतलब सब एक ही जैसी इकोनॉमी, एक जैसी ज्योग्राफी है, तो एक जैसा प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई इकोनॉमिक लिंक बना सके हम किसी में। रीज़न वाई चाइना पे तो डिपेंडेंट है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। किसी के पास, सबके पास कुछ नहीं है, चाइना के पास सब कुछ है तो सब चाइना उसको दे रहा है। तो एक हमारी इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ चाइना इन द रीजन एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। And reduced influence of India.
बाकी अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये मेन पॉइंट्स है सारे जिस वजह से सार्क इज़ नॉट वर्किंग। देन उसके बाद डाइवर्जन फ्रॉम सार्क, फिर हम सार्क से थोड़ा सा दूर हटने लगे। इसका क्लासिक एग्जांपल वही वाला कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर हैव इनवाइटेड ऑल द सार्क लीडर्स, और 2019 में फिर उन्होंने बिम्स्टेक वालों को बुला लिया। तो दैट वाज अ वेरी सडल चेंज फ्रॉम इंडियन साइड कि नाउ वी आर बी फोकसिंग ऑन सम अल्टरनेटिव फ्रॉम सार्क। अब हम सार्क की जगह बिम्स्टेक पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनल सार्क, India is cooperating on different हरीराम वो है जो यहाँ बैठता था, हरीराम, मुझे यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा वो तो रविशंकर है। अच्छा वो रविशंकर है। हाँ हाँ क्या लिख रहे थे? इंडिया इज Because of dysfunctional dysfunctional SARC. Because of dysfunctional nature of SARC, India is focusing on other regional organizations. India is focusing on other regional organizations. India is focusing on other regional organizations to maintain its engagement with the region. To maintain its engagement with the region. और उस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है बिम्स्टेक, BBIN भी आप बोल सकते हैं, सैसेक, हाँ इतनी ठीक है। BBIN में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। बिम्स्टेक के हमने मेंबर्स लिख लिए। सैसेक के जो मेंबर्स हैं इसके कोई मेंबर नहीं है, एक तो पूरे वही BBIN वाले प्लस म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। इसका फुल फॉर्म होता है South Asian Sub-Regional Economic Cooperation। South Asian Sub-Regional Economic Cooperation। मतलब ये एक डेवलपमेंट फंड की तरह आप समझ लीजिए। ये हम एक किसी तरीके से हम फंड रेज करते हैं और फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन, इन इनिशिएटिव्स पे हम जो ये मेंबर कंट्रीज हैं इस पे इन्वेस्ट करते हैं हम, मतलब इंडिया। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ADB प्रोवाइड करता है। ADB प्रोवाइड द सेक्रेटेरिएट। इससे ज़्यादा तो कुछ खास ज़रूरत नहीं जानने की। सैसेक का सेक्रेटेरिएट, हाँ जापान वाला ADB। अभी तक ऑलमोस्ट हमने 15-20 बिलियन डॉलर्स दे दिए। बहुत होते हैं 15-20 बिलियन। हाँ मतलब इतने रेज कर लिए सैसेक ने, इतने का हमने प्रोजेक्ट बना दिए हैं। बाहर तो ये कॉन्सिक्वेंसेस था, डाइवर्जन था। वे फॉरवर्ड में तो आप वही लिख सकते हैं कि सब कुछ बदल सकता है, नेबर्स आवर बॉर्डर्स कैन नॉट बी चेंज, सो वी हैव टू डील विद आवर बॉर्डर्स, वी हैव टू डील विद आवर बॉर्डरिंग नेशंस। हाँ सैसेक इज फंक्शन। सैसेक में 20 बिलियन डॉलर तो बहुत ज़्यादा होता है, सक्सेसफुल भी है। समिट नहीं है, बस एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसा है, कोऑपरेशन के लिए बस ये। रिवाइवल ऑफ सार्क इज रिक्वायर्ड, मतलब पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ इंगेजमेंट तो करना ही करना है, उसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी आप बोल सकते हो गुजरात डॉक्ट्रिन, आप हर जगह वो चेप सकते हैं कि वी हैव टू यूज़ गुजरात डॉक्ट्रिन टू रिड्यूस आर एंटी नेशनल, ये जो हमारा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो गुजरात डॉक्ट्रिन से ही कम होगा। ये जो डिडक्टिव नेशनलिज्म आ रहा है इतना ज़्यादा, और कोई तरीका है नहीं, इसे दिलदार बन के देंगे तो लोगों की नफरत कम होगी हमारे लिए। एंड उसके बाद वी हैव टू इंश्योर आर कनेक्टिविटी
अगर हमारे आपस में कनेक्टिविटी होगी तभी फ्यूचर में कोई हमारा ट्रेडिंग हो सकता है। हमारा ट्रेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी मतलब रेल रोड कनेक्टिविटी नहीं हमारे किसी के साथ। इसको लिखना है क्या? 2 पंक्ति लिख लेते हैं इसका, वे फॉरवर्ड फॉर सार्क। Need to have engagement with border countries. We cannot ignore them. We have to employ Gujarat Doctrine. गुजराल डॉक्ट्रिन। हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट सार्क। अच्छा, इसमें एक लाइन अगर आपको और ऐड करना है, उसमें चाइना ने अपना बना रखा है, चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम उसने बना रखा अपना, और हम एकदम अगेंस्ट है, हम बिल्कुल थोप के रखते कोई नहीं जाएगा वहाँ। सो उसने साथ थाईलैंड भी जोड़ दिया, वियतनाम भी जोड़ दिया। हाँ, पूरा सार्क के सारे मेंबर जोड़ दिए, थाईलैंड वियतनाम भी जोड़ दिया कि साउथ ईस्ट एशिया को भी ले लूँगा मैं। अभी फोरम समिट नहीं हुआ, अभी फोरम्स हुए हैं, हम खुद भी गए हैं उसमें। हम तो जाएंगे ही, देखेंगे पड़ोसी क्या कर रहा है। एक पंक्ति में अगर आपको लिखना है, चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम, हमारा दुश्मन कोऑपरेशन फोरम 2018 में ये बना था। क्लियरली चाइनीज लीडरशिप रोल है इसमें, और हम कभी नहीं चाहेंगे ये सार्क का अल्टरनेटिव, तो किसी का अल्टरनेटिव नहीं बनना चाहिए। इसमें सब सार्क मेंबर्स हैं, इंडिया है, इंडिया तो सार्क का मेंबर ही है। सार्क मेंबर्स प्लस चाइना प्लस वियतनाम प्लस म्यांमार है शायद, थाईलैंड। इसका समिट नहीं हुआ अभी लकीली, बस ये सेक्रेटरी लेवल तक हुआ है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। बस इतना है इसमें। द नेक्स्ट इज अफ्रीका। पूरा कॉन्टिनेंट, एक एक कंट्री भी उतना हुआ नहीं कि अलग अलग पड़े हर एक कंट्री का। अफ्रीकन एज अ कंप्लीट कॉन्टिनेंट। अब इसका मैपिंग नहीं करेंगे, इसकी मैपिंग फिर बहुत ही बड़ी हो जाएगी, वो तो ज्योग्राफी हो जाएगा पूरा। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे थोड़े बहुत आइलैंड्स भी हैं। ये वाला हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसमें 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एरिथ्रिया, ये 4 कंट्रीज आती हैं। अच्छा, ऑनलाइन वालों ने सुना नहीं होगा, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी और एरिथ्रिया, ये 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। यहाँ पे रेड सी है और ये सब है, बाकी तो फिर देख लेना। जो यहाँ पे वी हैव
इक्वेटर, तो ज्योग्राफी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। इक्वेटर पे दिस वी हैव रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे एक बड़ी सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है ऐसे, कॉन्गो रिवर। सो कॉन्गो रिवर के ऊपर और नीचे वी हैव वेरी डेंस रेन फॉरेस्ट। सो अफ्रीका में रेन फॉरेस्ट भी हैं, सब सूखा नहीं है। अफ्रीका में वो पहाड़ में जिसमें बर्फ़ भी पड़ती है। हो सकता है ये, क्योंकि इंडोनेशिया के और पापुआ न्यू गिनी आइलैंड में भी हैं। अब वो पता नहीं ज़्यादा बड़े क्यों कौन से वाले हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आता है। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सब सहारन रीजन शुरू हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा ना कि फिर थोड़ा बहुत सूखा पड़ने लगता है, साहिल बोलते हैं उसको, सब सहारन रीजन, साहिल वाला पार्ट जिसमें सुदान, साउथ सुदान वो सब आता है। फिर इससे और ऊपर जाएंगे तो देन सहारा आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट होने की वजह से और हाई प्रेशर रीजन होता है। कौन सा कोल्ड करंट है? हाँ, यहीं से कोल्ड करंट बहता है। कोल्ड करंट मतलब तो पता होगा ना, कैनरी थोड़ी यार। ढूंढ के लाइएगा आप लोग। एल नीनो आप इस पर ढूंढ के लाइएगा। इतनी देर में तो कोई गूगल ही कर लेता। आप खुद ढूंढोगे तब को याद रहेगा कौन सा रहता है। या पहले भी बहुत होमवर्क दिए थे, अब तो सब भूल जाते हो। तो यहाँ पे कोल्ड करंट भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो उस वजह से यहाँ पे वी हैव दिस थिंग, एकदम हाई डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट सिर्फ इसी साइड है, आपको पता होगा ना, कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में डेजर्ट्स होते हैं। और बिकॉज कोल्ड करंट भी यहीं पे आ रहा है, वो ड्राइनेस की वजह से। सहारा डेजर्ट पूरे में नहीं है, इसी साइड को ज़्यादा है। कौन से डेजर्ट जो बाकी के जो कालाहारी ये वो सब कुछ इसी साइड को पड़ते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये तो सूखा इतना है इसलिए इजिप्ट तक वो है, ड्राई है, डेजर्ट नहीं है। जो प्रॉपर डेजर्ट है वो वेस्ट साइड में पूरा है। गुड। तुमने भी बेंगुला ही बोला था ना? तुम नहीं, कैंडी के बाद बेंगुला बोला था शायद। हम्बोल्ट तो वही पेरुवियन करंट ही है। बेंगुला नहीं बोला था, किसने तो बोला था? मैंने खुद ही सुन लिया बेंगुला। ये स्पेलिंग गलत है, देख लेना जो भी स्पेलिंग होती होगी। तो ये कोल्ड करंट बह रहा है यहाँ पे, उस वजह से वी हैव दिस थिंग, सब सहारन रीजन। और ये जो है ये है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। बस इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और इसी एरिया को मैग्रिब भी बोलते हैं, ये वाला। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रिफ्ट वैली इस साइड है, नीचे की साइड है रिफ्ट वैली। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है इथोपिया, सोमालिया, स्पेलिंग्स की गारंटी मैं नहीं लेता, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अर्टिगा लिख दिया मैंने, वही। और मैग्रिब रीजन की जो कंट्रीज हैं वो आप लिख लीजिए, उतनी सारी मैं थोड़ी आप लिखिए। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन मैपिंग फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेरी वेल यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। हर साल आता भी है शायद इस पे। अफ्रीकन मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कौन कौन सी कंट्री विक्टोरिया लेक में है, कौन सी इस लेक में है, चैड लेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मैग्रिब रीजन में द कंट्रीज आर मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये इनका ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, यही वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर है। और साउथ सुदान जो है वो इसमें लैंडलॉक्ड है। लोगों को लगता है जैसे ये इजिप्ट है, ये सुदान है, और इसके नीचे यहाँ पे साउथ सुदान है। साउथ सुदान इज लैंडलॉक्ड। इथोपिया भी लैंडलॉक्ड है।
This is landlocked. South Sudan is also landlocked. And again I'll repeat this thing, अफ्रीका मैपिंग आप करिएगा. IR में मैपिंग इससे ज़्यादा मुश्किल हो पाएगी. अफ्रीका मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नदियाँ वदियाँ लेक्स वेक्स पहाड़ वहाड़ सब पता होनी चाहिए. देन इम्पोर्टेंस ऑफ अफ्रीका. फॉर इंडिया, क्या ज़रूरत है हमें अफ्रीका की, बताइए आप लोग. कौन से रिसोर्सेस? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, नेचुरल, रेयर अर्थ नहीं मिलते, बाकी मिनरल्स मिलते हैं ना. वो हो सकता है ना, आप नहीं डिस्कवर किया तो पहले से थोड़ी क्लेम कर देंगे हम. रेयर अर्थ नहीं, बाकी मिनरल सारे मिलते हैं वहाँ. कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सब मिलता है वहाँ. और बताइए, ये इकोनॉमिक ट्रेड कर सकते हैं एक्सपोर्ट. मतलब इतनी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है नहीं. एक्सपोर्ट उसी को करेंगे जिसकी परचेजिंग पावर डिसेंट होती है. हाँ मतलब फैक्ट है ये. फ्यूचर मार्केट बोल सकते हैं आप उसको. पोटेंशियल है उसमें, टैप कर सकते हैं हम, इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ. एक्सपोर्ट ट्रेड तो वहाँ करेंगे जो खरीद सके. हाँ गुड, दे हैव वेरी वेरी डिसेंट फर्टाइल लैंड. ये मत सोचिएगा पूरा अफ्रीका बंजर है, ऐसा नहीं है. अफ्रीका में रेन फॉरेस्ट भी हैं, अफ्रीका में पहाड़ भी हैं जिसमें बर्फ़ पड़ती हैं, ग्लेशियर है अफ्रीका में भी. और बताइए, अफ्रीका में तो ट्रॉपिकल एरिया में ग्लेशियर पड़े हैं, मतलब इतने हाइट तक वो गया कि ऊपर बर्फ़ बनी हुई है. और क्या ज़रूरत है अफ्रीका की हमें? स्ट्रैटेजिकली रिक्वायर्ड अफ्रीका. स्ट्रैटेजिक बिकॉज हाँ वही, मतलब कनेक्टिविटी के लिए, इंडियन ओशन की प्रेजेंस है वहाँ पे, पायरेसी रोकने के लिए, और चाइना को रोकने के लिए. चाइना पागल की तरह अफ्रीका में एक्सपैंड कर रहा है, उसके लिए स्ट्रैटेजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड पॉलिटिकली इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अफ्रीका में ऑलमोस्ट 56 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 56 से 57 कंट्रीज होंगी, तो 57 वोट्स हैं हमारे पास. एंड वी रिक्वायर वोट्स. कल को हमको यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, हमको वोटिंग चाहिए. और 57 कंट्रीज का अगर हम एक कोलैबोरेशन कर पाएँ क्लाइमेट चेंज के लिए, टेररिज्म के लिए, सब टेररिज्म से ये ग्रसित है, हम भी टेररिज्म से, वी आर इन्फेक्टेड बाय टेररिज्म. टू हैव लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ. और कल को फिर इन लोगों को हम एक्सपैंड करके ब्रिक्स में डाल रहे हैं. ब्रिक्स में इजिप्ट आ गए, ब्रिक्स में इथियोपिया ब्रिक्स में आ गया. तो इसकी पॉलिटिकली भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो लिखते हैं 4 पंक्तियां सबके लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया. फर्स्ट इज जियो पॉलिटिकल. ये हमने पहले भी बोला था ना, मिलिट्री अलाय ना हम बोलते हैं, ना ज्वाइन करते हैं, ना बनाते हैं. मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं हम, मिलिट्री अलाय उलाय नहीं करते हम. हमारे नहीं बेसिस. रीजन तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए इंडियन ओशन की जो बॉर्डर है उतना ही इम्पोर्टेंट. हाँ वो जो चोक पॉइंट्स हैं, बस चोक पॉइंट्स में वो है ना, फ्रांस इज देयर. तीनों चोक पॉइंट्स में फ्रांस प्रेजेंट है, इसलिए हम जनरली ये सब करेंगे. चोक पॉइंट्स में इंडियन प्रेजेंस नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज फिर वो एक नेगेटिव दिखा. ये एक तरह से एक नेगेटिव वो शोकेसिंग होता है कि चोक पॉइंट्स में लोग अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे हैं, तो बाकी देश वालों को एक इंटिमिडेटिंग सा चीज़ लगती है कि ये तो क्लियर डोमिनेंस दिखा रहा है, ये सेंसिटिव एरियाज हैं, इसमें इन्होंने मिलिटराइज करने बैठ गई है. चीज़ें एस्केलेट होती हैं इससे. और हमारा वो जो ग्लोबल साउथ, सबका विकास करने वाले, हम भले भोले वाला जो इंसान का जो हमारी जो छवि है वो खराब होती है उससे. एक पॉलिटिकल इमेज में से ऊपर था. हम अंडमान निकोबार अपने एरिया में हम मिलिट्री नहीं बिठाते, इसी रीजन में हम नहीं चाहते कि इंडो पैसिफिक में मिलिटराइजेशन हो. अपनी टेरिटरी में नहीं मिलिट्री बिठा रहे हम. हाँ, जियो पॉलिटिकल. कोऑपरेशन विद अफ्रीका इज इम्पॉर्टेंट. To secure cooperation in Africa is important to secure Indian membership. To secure Indian membership at international platforms like UNSC, NSG,
NSG इज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वाला, UNSC, NSG, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे? ठीक है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कंट्रोवर्शियल ज़्यादा है। इसमें हमारा जैसे MTCR में भी आर मेंबरशिप इज़ देयर, इसमें भी देयर वाज डिसेंट सपोर्ट ऑफ अफ्रीका, उसके सपोर्ट के साथ ही हुआ है। MTCR याद है ना, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला, उसमें हम 2018 में, हमको 17-18 में मेंबरशिप मिली रिसेंटली उसकी। याद तो रहता है ना आपको? आप तो क्लास में नहीं थे ना शायद तब? MTCR नहीं पता होगा ना? तो कब बाद में देखेंगे आप ये जो छोड़ गई क्लासें? देखता हूँ, टाइम तो निकालना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर कोऑपरेशन इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, extremely important for cooperation in global platforms like WTO, global platforms like WTO, World Bank and IMF। ये तीन हैं जो सबसे बीमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। हम ऐसे गुट बना रहे हैं, हम पूरा ग्लोबल साउथ को जोड़ के विल बी प्रेशराइजिंग कि हमको ग्लोबल बॉडीज़ में रिफॉर्म चाहिए, तभी हो पाएगा रिफॉर्म्स। WTO तो जैसे डिसफंक्शनल है, वर्ल्ड बैंक IMF आपने इकनॉमी में, जैसा भी आपका इकनॉमी हुआ है उसमें इकनॉमी आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक की बीमारियाँ बहुत सारी हैं। वर्ल्ड बैंक पे जैसे वोटिंग जो होता है तो आपका जो प्रोपोर्शनल शेयर है उससे भी ये 0.5 टाइम्स, मतलब उसमें कितना 20 या 25% ज़्यादा वोट शेयर दे रखा है। जैसे US का ग्लोबल ट्रेड में जितना शेयर होगा, चाइना का, चाइनीज़ करेंसी जितनी ग्लोबल उसमें होगी उससे ज़्यादा उनको वोट शेयर दे दिया। मतलब हमारा पिक तो पहले से कम है और उसके बाद और कम कर दोगे, हम तो फिर भी ठीक हैं। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट जोड़ के कोई वोट वैल्यू नहीं बन रही उनकी, तो ये तो न्यूसेंस वाली बात हो गई कि आप एक पूरा कॉन्टिनेंट को इसी तरह इग्नोर कर रहे हो। और सारी वोट वैल्यू, वोट शेयर वही 6 कंट्रीज लेके बैठे हैं। 50% ज़्यादा हो जाता है तो वो 6 अपने हिसाब से रूल बनाए जा रहे हैं और सारी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रखी है उन्होंने। US सिटीजन ही बनेगा प्रेसिडेंट, ये कहाँ का न्यूसेंस है। और सिमिलरली ऐसे बहुत ऐसे कम से कम 10-12 स्टेप्स ले रखे हैं वर्ल्ड बैंक ने भी, IMF ने भी, जिससे वो 6 लोग हैं वो अपना चला रहे हैं खुद ही। और IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक IMF ये तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। WTO उनके हिसाब से नहीं चला, उन्होंने WTO बंद ही कर दिया। WTO चलता ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज कोऑपरेशन विद अफ्रीकन यूनियन इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्कशन इन discussion on global topics. Cooperation with African Union is required for discussion on global topics. दुनिया के महत्वपूर्ण टॉपिक लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, और कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। Then next point, cooperation is required for India to establish as a leader of Global South. Cooperation is required to establish India as a leader of Global South. As a leader of Global South. इसमें बहुत सारे आपने सुना होगा कि अफ्रीका में हम जैसे रिलेशंस बनाते हैं तो उसमें लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ का लीडर क्या क्या मिस हो गया? सो इसमें आपने बहुत, जैसे अब हमारा कल्चरल रिलेशंस, हमारे सॉफ्ट पावर, ट्रेडिशन, डांस, आयुर्वेद जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, हम एकदम वेरी वेरी बोस्टली, एकदम एग्रेसिवली वी आर स्प्रेडिंग इस कंप्लीट ग्लोबल साउथ में कि ये हम एक पिलर्स ऑफ एंगेजमेंट रख सकते हैं। इसमें से आपने कहानियाँ सुनी होगी कि हमने आयुर्वेद के सेंटर्स पूरे अफ्रीका में, मोरक्को से लेके नीचे नामीबिया तक हर जगह फैला रखे हैं। सो उसमें केनिया में थे, तो केनिया का द प्रीवियस प्रेसिडेंट
उनकी जो सिस्टर थी कि डॉटर थी शायद, उनमें से कोई एक था, उनकी ये स्ट्रोक हुआ था शायद, स्ट्रोक या कुछ हुआ था, तो फिर एक उनकी ये खराब हो गई थी, फिर उनकी शायद दोनों आंखों से आई साइट चली गई थी, मतलब वो साइट विजन चली गई थी। तो पहले उनका वहाँ पे आयुर्वेद सेंटर में किया, फिर उसका इंडिया के आयुर्वेद सेंटर में किया, सरप्राइजिंगली इन 2 years शी गॉट बैक हर विजन, पूरी विजन वापस आ गई थी। तो उसके बाद फिर एक केन्या और इंडिया के बीच में दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट हो गया कि हम आयुर्वेद से या ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से। देन नेक्स्ट, ठीक है, फिर तो वही सारे पॉइंट घुमा फिरा के। द नेक्स्ट इज जियो स्ट्रैटेजिक। जियो पॉलिटिकल हो गया, सेकेंड इज जियो स्ट्रैटेजिक। To counter Chinese dominance, in Africa, इसमें हमने लिखा था कि जिबूटी में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया है, बहुत पहले बना दिया, 2017 में बना लिया था उसने। और हमने लिखा था कि आधा अफ्रीका इज पार्टनर ऑफ BRI। BRI का मतलब उसको डुबा डालेगा और डेट में, एक ही मतलब होता है BRI का, इतना कर्जा देगा कि सामने वाला पे ही ना कर पाए कभी। देन नेक्स्ट, इसी में जियो स्ट्रैटेजिक में वो कोऑपरेटिंग ऑन न्यू थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, पायरेसी, cooperating in new threats, क्या क्या लिखा मैं तो भूल गया। हाँ, टेररिज्म, पायरेसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, जो भी लिखा। cyber crime, piracy, terrorism and organized crimes. The next point, to have cooperation in Indo-Pacific. To have cooperation in Indo-Pacific, and ensure rule-based order in Indo-Pacific region. To have cooperation in Indo-Pacific and ensure rule-based order in Indo-Pacific region. क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अफ्रीकन यूनियन एंड अफ्रीकन में ये भी आते हैं छोटे आइलैंड कंट्रीज जो अफ्रीका के हैं, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेचेल्स, ये सब आते हैं उसमें। नेक्स्ट इज जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तीसरा पॉइंट हो गया ना ये, जियो इकोनॉमिक। सो इसमें आप लिख सकते हैं टू इंश्योर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, टू इंश्योर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब वही डाइवर्जन ऑफ एनर्जी, एक ही जगह से क्रूड ऑयल डालने। सेकेंड इज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ब्रैकेट में लिख लेना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैव एम्पल फर्टाइल लैंड्स, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैव एम्पल फर्टाइल लैंड्स, मतलब हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि लीज पे लेके हम वहीं उगा लेंगे सारा। हाँ, इंपोर्ट करते हैं पल्सेस, तो हम सोच रहे हैं लीज पे लेके हम उगा लें वहाँ पे जाके। देन नेक्स्ट, इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऑयल सीड्स। इंडिया इंपोर्ट ऑयल सीड्स एंड लेंटिल्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, lentils, oil seeds and lentils from African continent. Africa provide opportunity for
इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब भविष्य में ट्रेडिंग करेंगे, वो फ्यूचर स्वैप ऑप्शन वाला फ्यूचर नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग। as it is expected to grow as it is expected to grow as new pole for world order। भविष्य में कभी बनेगा न्यू पोल फॉर वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू पोल फॉर वर्ल्ड ऑर्डर। सो दीज आर रीज़न इनफ कि हम रातों रात अफ्रीका में इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मेजरली वी हैव स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ओवर देयर, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और चाइनीज़ प्रेजेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि रातों रात आर फोकस ऑन अफ्रीका इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक होता है अगर कोई अफ्रीका में कोई नया प्रेसिडेंट बनता है, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो जनरली आप फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो नहीं जाते, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर ही जाते हैं। दे जनरली आर प्रेजेंट ओवर देयर, जनरली किसी भी देश में हो रहा है तो। दिस इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट वी हैव फॉर अफ्रीका राइट नाउ, इन सारे कारणों की वजह से, एंड दे आर रीजन इनफ। प्राइम मिनिस्टर अभी थोड़े दिन पहले ही वेंट टू, पिछले साल ही वेंट टू अफ्रीका, तो उन्होंने कहा पहले उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते थे, अब समझ लीजिए क्यों डार्क बोलते थे। तो प्राइम मिनिस्टर सेड कि नाउ अफ्रीका हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डार्कनेस टू कॉन्टिनेंट ऑफ होप एंड लाइट। जितना ओरेटरी स्किल्स हैं उनके, बड़ा ऐसा बहुत कुछ बोला उन्होंने इसको। जो PSIR में वो ये सब लिखते हैं बात, GS में ये सब फालतू की बातें लिखने का स्कोप नहीं होता। आप इस तरह के डायलॉग बहुत लिखते हैं वहाँ पे। देन फेजेस ऑफ आर रिलेशन, इसके रिलेशन की फेजेस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, चाइना वॉर तक हमारी फॉरेन पॉलिसी के फेजेस हैं, तो उसी के हिसाब से पूरी दुनिया के हमने चेंज किए। इनिशियली 50 से 47 या 50 से 62 तक तो हमारा एकदम आइडियलिज्म वाला फेज था। सो हम पूरा डीकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो, ये हो, तो उसके लिए वी वर द चैम्पियन ओवर देयर। हम UN में भी हर तरह का कंट्रीब्यूशन करते थे। वी हैव सेड कि 1960s में वी हैव फूड इनसिक्योरिटी, बट स्टिल वी आर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ट्रूप एंड एवरीथिंग। फंड्स भी देते थे, ट्रूप्स भी देते थे 1960s में UN को पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। मतलब खुद के घर में खाना नहीं है, बट स्टिल वी वर इंगेजिंग कि एक ग्लोबल पीसफुल कम्युनिटी हम बना पाएँ। इनके साथ तो हम वी आर द जॉइंट फाउंडर्स ऑफ NAM, इन्हीं की कंट्रीज़ के साथ, और हमने मिलकर NAM बनाया था। हमने एक सपना देखा था कि हम एक नया ऑर्डर बनाएंगे, एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, ये सब पार्टीशनशिप से बाहर निकल जाएंगे, एंड अफ्रीका के पूरा डीकोलोनाइजेशन हो गया, जो उनकी अपर्थीड, एंटी अपर्थीड मूवमेंट हो। वी वर द चैम्पियन ओवर देयर, हम ही ग्लोबल सपोर्ट देते थे उनको। हमने इंश्योर किया कि NAM का एक पार्टी हो जाए, कि नॉन अपर्थीड मूवमेंट पे हम NAM को डाला, हमने डीकोलोनाइजेशन में NAM को डाला। फिर उसके बाद लार्जेस्ट ट्रूप सपोर्टर भी हम थे। हम पैसा तो खैर उस समय हम नहीं दे पाते थे। वी वर इंगेजिंग विद दिस थिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलॉट। हमने हर तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ इंगेज किया था। बट 1962 वॉर हुई, और उसमें अफ्रीका टुक अ न्यूट्रल स्टैंड। तो उसके बाद रिलेशन विद अफ्रीका डिप, हमारा दिल टूट गया कि एकदम एब्सोल्यूट न्यूट्रल स्टैंड रखा इन एवरी सिंगल नेशन ऑफ अफ्रीका। नामीबिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, इजिप्ट से लेके हर, इजिप्ट वाज वेरी वेरी कोर अलाई ऑफ अस। तब से जाकर आज इजिप्ट के साथ हमने रिलेशन दोबारा बनाई है। अब प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इजिप्ट पिछले साल, उससे 2022 या 3 में गए थे। तो उसके बाद पूरी रिलेशन ही खराब हो गई, बिकॉज अफ्रीका टुक एब्सोल्यूट न्यूट्रल स्टैंड विद इंडिया चाइना वॉर। और फिर उसके बाद 1960 से 1990 में फिर हमने थोड़ा सा रिट्रीव करना शुरू किया। फिर हम ना ट्रूप कंट्रीब्यूशन हम करते थे, बट फिर हमने थोड़ा सा कम किया। फिर NAM पे हमारा भी फोकस कम हो गया, हम कम्प्लीटली इनवर्ड हो गए थे। और फिर वी शिफ्टेड टुवर्ड सोवियत। फिर NAM की जगह हम सोवियत की जगह शिफ्ट हो गए। उसका एक रीज़न ये भी था, हमने NAM जिनके साथ बनाया वही न्यूट्रल स्टैंड लेने बैठ गए।
हमने नाम से इंश्योर किया कि हम अपने फौज भेज के वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे एक ट्रांजिशन हो डेमोक्रेसी का, इस तरह के सिविल वॉर या ये सब ना हो, उसके लिए हम अपने लोग भेज रहे हैं वहाँ पे और वो न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा सोवियत टिल्ट लेना शुरू किया, फिर उसके बाद एक खतरनाक सा फेज आया। फिर उसके बाद भी जब 1990s में सोवियत ब्रेक हुआ तो हमने सारे यूएस के साथ रिलेशन बनना स्टार्ट कर दिया। हम एशियान चले गए, हम ईस्ट एशिया चले गए, हमने अपना नेबरहुड पे फोकस करना स्टार्ट किया, हमने इन सब चीज़ों पे फोकस किया, बट हम अफ्रीका पे फोकस नहीं किया। तब हम अफ्रीका पे फोकस क्या करते, 1990s में हमारा फोकस ये था कि यूएस के जो कोर लाइज उनके साथ रिलेशन बनाए और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट हों। तो हमने इकोनॉमी ओपन अप कर ली थी। फिर अर्ली 2000 में हमने देखा कि अफ्रीका इज द न्यू फेज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल एरिना, यहाँ पे सारा जियोपॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं एंड इंडो पैसिफिक की वाली बातें शुरू हो गई थी एंड चाइना एंड एवरीवन स्टार्टेड देयर एंगेजमेंट विद अफ्रीका। 2000 में स्टार्ट कर लिया था, ईयू ने भी, यूएसए ने भी, जापान ने भी, अफ्रीका चाइना ने भी। दे हैव देयर फोरम्स फ्रॉम 2000, 20-22 साल हो गए उनको। फिर हमने 2008-9 में देन वी रिट्रीव आवर रिलेशंस, वी अगेन फोकस बैक ऑन अफ्रीका और उनके कारण वो सब है जो भी हमने लिखे, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक। अब उन कारणों के साथ वी हैव रिलेशन विद अफ्रीका और अब तो हम अफ्रीका को अपना एक स्ट्रेटेजिक अलाय समझते हैं और अफ्रीका के साथ अब हमारे हर तरह के रिलेशन हैं। तो लिखते हैं पहला 1940s to 62 गोल्डन फेज था ये हनीमून फेज था रिलेशन का। There was focus on India-Africa solidarity. There was focus on India-Africa solidarity. Focus on India-Africa solidarity. We together founded NAM. We मतलब Indian Africa. We together founded NAM. India actively supported in freedom of African nations. India actively supported in freedom of African nations. Their anti-colonization movement, their anti-apartheid movement, India was one of the largest troop contributor in African peacekeeping missions. India was one of the largest troop contributor in African peacekeeping missions. India was one of the largest troop contributor in Africa's peacekeeping missions. In Africa's peacekeeping missions. Then Africa ने हमारा दिल तोड़ा. मतलब after that Africa took a neutral stance. Then Africa took a neutral stance during Indo-China 1962 war. क्या चीज? यूएन में शायद लेकिन फिर भी एक होता है, ओपनली कंट्रीज ऐसे कमिट करती हैं कि वी आर टुवर्ड्स यू, वी आर अगेंस्ट यू, कंडम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं कंट्रीज, शायद रेजोल्यूशन था। द नेक्स्ट इज 60 से 90 तक फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन,
India started looking inwards, more focused on subcontinent. India started looking inward. India started looking inward, more focus on subcontinent. India and African countries. India and African countries focused on their own economic order. India and African countries focused on their own economic order. But still, no, next point है, but still India participated in peace and stability of Africa through UN peacekeeping missions. उसके बाद भी हम ट्रूप कंट्रीब्यूट करते थे through UN peacekeeping missions. इसको भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं. टोटल 4 फेजेस हो जाएंगे. फेज ऑफ गोल्डन फेज, फेज ऑफ डिक्लाइन, (1990) से अर्ली 2000 तक वी डू नॉट हैव अ वेरी मच फोकस्ड रिलेशंस विद अफ्रीका. हाँ, फेज ऑफ डिक्लाइन में एक और पॉइंट लिख लीजिए कि वी फोकस्ड, इंडिया टिल्टेड टुवर्ड्स सोवियत यूनियन. ये रह गया, इंडिया टिल्टेड टुवर्ड्स सोवियत यूनियन. And the importance of NAM for us was slightly dropped. And importance of NAM for us was slightly dropped. Was slightly dropped. फिर जैसे यूएसआर टूटा 1990s में, तो उस समय तो अफ्रीका तक हमारा ध्यान ही नहीं गया था. वी वर फोकसिंग अपॉन द अलाइज ऑफ यूएसए एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. हम साउथ ईस्ट एशिया में फोकस किया, हमने ईस्ट एशिया में फोकस किया, एंड वी फोकस्ड अपॉन ऑन आर इंटीग्रेटिंग आर नेबरहुड. सब कॉन्टिनेंट में हमारा फोकस था. वो तो 2000 लेट 2000 से हमने देखा कि बाकी देश जा रहे हैं तो हम अफ्रीका में गए. अरे क्या थक गए आप सब लोग? सुबह सुबह थक जाते यार आप लोग. तुमको तो नींद आती है सुबह सुबह. हाँ, सो इसमें राइट डाउन पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये वाला फेज ऑफ इंडिफरेंस. पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंडिया focused on its relation with India focused on its relation with immediate neighborhood, focused on its relation with immediate neighborhood and extended neighborhoods and extended neighborhood like Southeast Asia and East Asia. Southeast Asia and East Asia.
India wanted to increase its trade relations with global trading partners hence not focusing on African continent. Trading partners and hence not focusing on African continent. Then 2000 से present is phase of resurgence. Phase of resurgence. Now India is aggressively developing its relation with African continent. Is aggressively developing its relation with the African continent. With African continent. Because of political reasons. Because of political reasons. Increased Chinese presence in Africa. Because of political reason, increased Chinese presence in Africa. And India's renewed focus on Indo-Pacific. And India's renewed focus on Indo-Pacific. इसमें भी एक ये भी है इसमें कि जैसी ही बाकी नेशंस में होता है कि पहले हमने किसी के साथ रिश्ता बनाया तो उसके बाद वहाँ पे ट्रेड फॉलो करता है, मतलब पहले फ्लैग जाता है उसके बाद ट्रेड जाता है. बट अफ्रीका में एक एक्सेप्शन है, इसमें लैटिन अमेरिका में भी सेम एक्सेप्शन है कि फ्लैग बहुत बाद में गया. फ्लैग मतलब मोदी जी बहुत बाद में गए, वहाँ पे ट्रेड पहले शुरू हो गया था. ट्रेड रिलेशन ये सब अफ्रीका लैटिन अमेरिका दोनों में एक्सेप्शन है कि फ्लैग वॉज प्रिसीडेड बाय दिस ट्रेड, कि फ्लैग फॉलोज द ट्रेड. पहले वहाँ पे ट्रेड हुआ, लोगों के हमने नहीं मतलब बिजनेस रिलेशंस बने, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा हो गया. एंड देन उसके बाद गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज हुआ कि हमारा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन लैटिन अमेरिका हो सकता है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा अफ्रीका हो सकता है. उसके बाद फ्लैग गया. ये थोड़ा एक यूनिक सा माना था. तो इसको आप नीचे फुट नोट्स में कहीं लिख लीजिए. फ्लैग फॉलोड द ट्रेड इन अफ्रीकन रिलेशन. Flag followed the trade in African relations. लैटिन अमेरिका में भी सेम हुआ था, तो ब्रैकेट में वो भी लिख लीजिएगा. सिमिलर फ्लैग फॉलो ट्रेड इन अफ्रीकन रिलेशन. सिमिलर द केस वॉज विद लैटिन अमेरिका. अब जैसे आपने देखा होगा कि अब ईयू में अगर जाते हैं तो एक फ्लाइट में मोदी जी, फ्लाइट नहीं होती, वो मोदी जी अपने जहाज में जाते हैं खुद, तो उसके साथ वो सारे बिजनेस लोगों को भी लेके जाते हैं. पहले मीडिया वालों को जाते थे, अब प्रॉपर एक बिजनेस डेलीगेट जाता है साथ में कि फ्लैग जा रहा है तो फ्लैग के साथ वहीं पे बिजनेस डील भी कर देंगे. अफ्रीका में दैट्स एन एक्सेप्शन कि वहाँ पहले से इंडियन बिजनेस टाइकून वाज प्रेजेंट ओवर देयर, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी वाज प्रेजेंट ओवर देयर. उसके बाद दिस आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ओवर देयर. ठीक है, बाकी तो फिर कल करते हैं. 11 बज चुके हैं. अब रिवाइज कर रहे हैं आप लोग. आप दोनों को तो पेपर देना है, इसको रिवाइज करते रहिए. मतलब रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे. अब पॉइंट ये होता है अगर इसको आप 2 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा क्लास में बोला क्या गया था. अभी थोड़ा बहुत है तो कुछ बातें करी गई थी. आई एम श्योर आप सारा लिखते नहीं हो तो आधी बातें तो आपके दिमाग में नहीं होगी. अब 2 महीने बाद रिवाइज करोगे तो फिर 50% ही समझ आएगा लिखा क्या है.
तो इंसिस्ट किया जाता है कि उसको आप इमीडिएटली मतलब कम से कम एक हफ्ते में तो पूरा पढ़ लो जो जो लिखा हुआ है आपने। आप एक बार पूरा लिख भी लीजिए, आपको शायद पूरा हुआ भी नहीं होगा। एक ही बची है क्या? अरे बढ़िया है, तुमने सब लिख लिया बाकी, अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो। ये जो अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका, ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या? क्या नाम? पता नहीं अभी। पॉसिबल है? हाँ हाँ, नाम चेंजेस होते हैं। पर उसके लिए कोई पॉलिसी वगैरह? पॉलिसी नहीं, वो होता है, उसके कन्वेंशन होते हैं, नाम चेंज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, आप बोल रहे थे ना कि अब बहुत $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, $700 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है चाइना और यूएसए का, 700-750 बिलियन का। हाँ, तो टोटल ट्रेड ही $700 बिलियन का है। कल यूएसए बोल रहे थे यार। वर्ल्ड में सरप्लस उसका $1 ट्रिलियन का। अच्छा, पूरी दुनिया के साथ क्या? हाँ, वो हो सकता है। 700-750 का है, 500। हाँ, वही मतलब 500-200 का हिसाब किताब है कुछ उसमें।